हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के संसद के बारे में जानेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। संसद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस संसद के बारे में पूछा जाता है और आम नागरिक को भी इस संसद के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। देखिए संसद की चर्चा दोस्तों कितना में है, अनुच्छेद 79 में चर्चा है संसद की। हम लोग के पार्लियामेंट एक देखते हैं ना, गोल गोल घर दिखता है, दिल्ली में दिखता है पार्लियामेंट, उसका अंदर से नहीं दिखाता है, बाहर से दिखाता है, गोले गोल घर हुआ है, वही वाला है दोस्तों। क्या चीज़? संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, वो क्या है? पार्लियामेंट। उसकी चर्चा कितने आर्टिकल में है दोस्तों? 79 आर्टिकल में हम लोग की संसद की चर्चा है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे दोस्तों। संसद के कितने भाग है, संसद के कितने अंग हैं, ये सब के बारे में, संसद को कब बनाया गया, कौन इसको बनाया, ये सब के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों संसद। देखिए आप अगर देखे होंगे तो संसद इस टाइप का दिखेगा। संसद में दो रास्ते होते हैं दोस्तों, एक दोनों तरफ से दो रास्ते होते हैं और बीच बीच में जो भाग होता है उसको सेंट्रल हॉल कहा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले दोस्तों कि संसद का निर्माण, संसद भवन का निर्माण कौन करवाया दोस्तों? संसद भवन का निर्माण तो दो अंग्रेजी आर्किटेक्ट ने दोस्तों। ठीक है, दो आर्किटेक्ट कहने का मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनाता है उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। ठीक है, कौन कौन दोस्तों? एडविन लुटियंस और बेकर्ड ने। ठीक है, लुटियंस दिल्ली नाम सुने हैं ना, जो देखिए दिल्ली तो पहले पुराना हुआ करता था, पुराना दिल्ली था, बाद में अंग्रेजों ने उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से नया दिल्ली बनाया, जैसे कि जहाँ पे दोस्तों ये संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, उसके बाद इंडिया गेट है, ये सब किसके द्वारा बनाया गया है? अंग्रेजों द्वारा बने हुए। वही सबको लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। जो रिहायशी इलाका है दिल्ली का दोस्तों वो लुटियंस दिल्ली कहता है, जहाँ पे सारे मंत्री संतरी नेता प्रधानमंत्री जब जिस एरिया में रहते हैं उसको लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। तो यही संसद भी कौन से एरिया में दोस्तों? लुटियंस दिल्ली में। और इसको बनाया कौन था? तो यही दो आर्किटेक्ट ने, एडविन लुटियंस और बेकर्ड ने बनाया था। ठीक है, एडविन लुटियंस और बेकर्ड ने। ये संसद भवन का निर्माण कब चालू हो गया था दोस्तों? 1921 में इसका निर्माण चालू हो गया, लेकिन 1927 में बन करके ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, 1921 में ये बनना चालू हो गया स्टार्ट, लेकिन बन के रेडी कब हो गया? 1927 में। जब ये बन के रेडी हुआ दोस्तों, उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे। तो वाइसरॉय उस समय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड इरविन था। आप सोचेंगे कि वाइसरॉय किसको बोला जाता है? देखिए हम लोग का देश दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम था। ये 1921-27 के टाइम में हम लोग जानते हैं कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। तो देखिए वाइसरॉय वो था दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेज राजा ने एक अपना चमचा भेज दिया था। ये चमचा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, हाँ चमचा भी बोल सकते हैं, मतलब एक अपना खास आदमी कि भारत में देख रेख के लिए, भारत में राज करने के लिए कि किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे सब कुछ चल रहा है कि नहीं, तो वो देख रेख करेगा कौन? ये वाइसरॉय। और ये रिपोर्ट करेगा कहाँ पे? राजा को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा ये वाइसरॉय। ठीक है, तो उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, इरविन उस समय भारत के वाइसरॉय थे। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों संसद भवन का निर्माण कौन बनाया है? संसद भवन को एडविन लुटियंस तथा बेकर्ड ने। इसके निर्माण कब चालू हो गया दोस्तों? 1921 में इसका निर्माण चालू हो गया, 1927 में इसका निर्माण खत्म हो गया, मतलब बन करके रेडी हो गया ये। ठीक है, देखिए ये जो संसद शब्द है दोस्तों, जो पार्लियामेंट जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस देश से लिया गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए पार्लियामेंट शब्द कौन से देश से लिया गया है? पार्लियामेंट शब्द लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, लेकिन संसद की जननी किसको कहा जाता है? ये जननी, पार्लियामेंट की जननी किसको जाता है? ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट किसको कहा जाता है? तो वो ब्रिटेन को कहा जाता है। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी में ज़्यादा आदमी कंफ्यूज होता है कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, संसद की जननी किसको कहते हैं। तो देखिए संसद शब्द, पार्लियामेंट शब्द लिया गया है फ्रांस से, और संसद की जननी किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब जानते हैं संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों। देखिए अंग में और सदन में अंतर है। तो संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब बोलिएगा सर राष्ट्रपति भी इसका अंग होता है? तो हाँ जी हाँ, राष्ट्रपति भी किसका अंग होता है? संसद का अंग होता है। ठीक है, तो संसद के कितने अंग हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग राष्ट्रपति को नहीं जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन राष्ट्रपति को चुनता है, ये सब अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाले में वीडियो में जाइए दोस्तों, राष्ट्रपति का आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके बाद
राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, 3 अंग इसके होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं दोस्तों? तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? एक राज्यसभा, लोकसभा। ये पूछा जाता है। देखिए, अंग और सदन में अंतर रखिए। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। देखिए, संसद भवन का अगर आप चित्र देखेंगे दोस्तों तो इसी तरह गोल गोल दिखेगा संसद भवन। एक इधर से रास्ता रहता है, एक इधर से रास्ता है। एक तरफ है राज्यसभा और एक तरफ है लोकसभा, ठीक है। और बीच का जो एरिया है दोस्तों उसको सेंट्रल हॉल बोला जाता है। कोई भी ब्रिटिश मेहमान कोई आता है, जिसे मेहमान कहने का मतलब है कि कोई राष्ट्रपति आ गया दूसरे देश का, कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री आ गया, तो उसको कहाँ पे बैठाया जाता है दोस्तों? सेंट्रल हॉल में, ठीक है। उसके लिए कुछ सभा वगैरह होता है तो कहाँ पे होता है? वो सेंट्रल हॉल में होता है। जब दोनों सदन को आपस में बुलाया जाता है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है। जब राष्ट्रपति बुलाते हैं तो उन लोग की सभा भी कहाँ होती है? सेंट्रल हॉल में होती है। भारत का संविधान कहाँ पे बैठ करके बनाया गया है दोस्तों? तो वो भी सेंट्रल हॉल में बनाया गया। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान कहाँ बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया था? लोकसभा में, राज्यसभा में कि सेंट्रल हॉल में? तो सेंट्रल हॉल में बैठ करके बनाया गया था भारत का संविधान। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके कितने सदन हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, एक एक करके पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में और एक एक करके पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा किसको कहते हैं? राज्यसभा में कितने सीट है? राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? यहाँ के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? कितना आयु होनी चाहिए? ये सब के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं दोस्तों। देखिए, एक तरफ होता है राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं दोस्तों? 545 टोटल मेंबर होते हैं, ठीक है। और लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 545। 245 राज्यसभा में, 545 लोकसभा में। तो आइए हम लोग जानते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है। राज्यसभा की चर्चा कितने आर्टिकल में है? 80 में। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। देखिए, राज्यसभा एक ऐसा सदन है दोस्तों जहां का विघटन कभी नहीं हो सकता है। जैसे लोकसभा होता है ना कि अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो सरकार गिर जाता है, यहाँ सरकार गिरने वाला कोई सिस्टम नहीं है। इसका विघटन कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी गिर नहीं सकता है कि यहाँ का सरकार ये विघटन मतलब टूट फूट कभी नहीं हो सकता। देखिए, लोकसभा का टूट जाता है, विधानसभा का टूट जाता है। अगर देखते हैं ना कि ये विधायक इसको तोड़ करके इसका सरकार गिरा दिया और अपना सरकार बना लिया। लोकसभा में भी इस तरह होता है कि सरकार अगर बहुमत साबित नहीं करने सकता है तो विघटन हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसका विघटन कोई भी हालत में नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका विघटन कभी नहीं हो सकता है, भंग नहीं हो सकता। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन या फिर उच्च सदन। अस्थाई सदन या फिर उच्च सदन। उच्च सदन मतलब परमानेंट हाउस, ठीक है। मतलब अस्थाई सदन परमानेंट हाउस, और उच्च सदन मतलब उच्च सदन अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस। तो यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि अपर हाउस किसको बोला जाता है, लोकसभा या राज्यसभा को। तो देखिए, जो कभी नहीं टूटता है, जिसका कभी विघटन नहीं होता है, उसी को क्या बोला जाता है? अपर हाउस। मतलब उच्च सदन को अपर हाउस, अस्थाई सदन परमानेंट, कभी इसमें टूट फूट नहीं होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ के जो मेंबर होते हैं दोस्तों, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इसको हम लोग नहीं चुनते, इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब इसको दोस्तों विधायकों के अकॉर्डिंग चुना जाता है। जनता डायरेक्ट उन लोग को नहीं चुनती है कि वोट देकर के राज्यसभा का मेंबर को चुनती है, वैसा नहीं चुनती है, ठीक है। तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना होता है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन बोलते हैं दोस्तों। अप्रत्यक्ष सदन भी बोला जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष सदन। देखिए, इसमें ना ही प्रधानमंत्री बैठते हैं, ना ही मंत्रिमंडल बैठता है, ना ही उसका कैबिनेट मंत्री बैठता है, कोई भी इसमें नहीं बैठता है दोस्तों। कुछ भी कानून यहाँ पे जो बनता है वो यहाँ पे नहीं बनता है, मतलब पारित होता है यहाँ आकर के। लेकिन जो मेन लीड कैरेक्टर होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं, जो देश को चलाते हैं, वो लोग यहाँ नहीं बैठते हैं। जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं कि हाँ ये हमारा प्रतिनिधित्व है, वही देश को चलाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि ना ही यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, ना ही उसके मंत्रिमंडल बैठता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वितीय सदन कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? ना ही यहाँ प्रधानमंत्री बैठता है और ना ही मंत्रिमंडल बैठता है। जिसको जनता चुन करके भेजती है, जिसको जनता चुन करके भेजती है, वही सर्वोपरि होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इसलिए द्वितीय सदन बोला जाता है, द्वितीय सदन। लेकिन अस्थाई सदन, टूट फूट नहीं होता, इसलिए अस्थाई सदन बोला जाता है, परमानेंट हाउस या फिर अपर हाउस। अप्रत्यक्ष रूप से इसके
सदस्यों की चुनाव होती है, इसलिए अप्रत्यक्ष सदन भी बोला जाता है इसको। देखिए यहाँ का जो मेंबर होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्षों का होता है, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों 6 वर्ष में एक ही बार को सबको 545 को चुन लिया जाता है और एक ही बार सबका चुनाव होता है। इस तरह यहाँ पे सिस्टम नहीं है, जैसे लोकसभा में होता है ना कि एक ही बार लोकसभा का चुनाव होता है, जितने भी एमपीज होते हैं सबको एक ही बार वोट में चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कंडीशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी मेंबर है, 245 मेंबर हैं, सबको एक ही बार में निर्वाचन नहीं होता है। देखिए इसका निर्वाचन किस तरह होता है दोस्तों, हर 2 साल में 1/3 सदस्यों के यहाँ पे निर्वाचन होता है, हर 2 साल में, ठीक है। हर 2 साल में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों हर 2 साल में होता है, हर 2 साल में। कितना? 1/3 का, ठीक है। मान के चलिए टोटल अगर 12 मेंबर हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए टोटल 12 मेंबर है, तो हर 2 साल में कितने चुने जाएंगे? 4, ठीक है, 4। मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022, तो ये चारों को, उसके बाद फिर 2024 में चुनाव होगा, फिर 2026 में चुनाव होगा, इस तरह होगा। देखिए ये जो 2022 में चुने जाएंगे, क्या ये 2024 में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये चुनाव एक ही बार कब लड़ेंगे दोस्तों? 6 साल के बाद लड़ेंगे, ठीक है, मतलब 2028 में लड़ेंगे। ये जो 2024 में चुनाव लड़े हैं वो कब लड़ेंगे? 2030 में लड़ेंगे। और ये जो 2026 में लड़े हैं वो कब लड़ेंगे? 2032 में लड़ेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हर 1/3 जितने भी 1/3, ठीक है, 1/3 1/3 जितने भी 1/3 मेंबर का चुनाव हर 6 साल में होता है, ठीक है, हर 6 साल में होता है। जैसे 1/3 का चुनाव अभी हो गया, तो ये लोग का चुनाव तो अभी नहीं होगा, अब एक ही बार 6 साल के बाद होगा। तो जैसे 4 मेंबर बांट दिया, हम 12 मेंबर हो गया, तो अभी ये 4 मेंबर का अगर 2022 में चुनाव हुआ है तो 2028 में लड़ेगा, वो लोग 2024 में नहीं लड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में होता है और 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 6 वर्षों का होता है, कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करके भेजती है, ठीक है। यहाँ पे चुनाव टोटल कितने का होता है? 233 का। 245 टोटल इसमें मेंबर है दोस्तों, लेकिन 12 मेंबर्स को, ठीक है, 12 मेंबर मतलब 12 सदस्य का चुन करके मनोनीत करके कौन भेजती है इसको? राष्ट्रपति भेजती है। और इसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 का क में है, ठीक है। 12 मनोनीत, ये पूछ के, ये अक्सर एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। और कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा? अनुच्छेद 80 का क में इसकी चर्चा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक 2 साल में 1/3 का निर्वाचन होता है, चुन करके भेजते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तो हम लोग 545 मेंबर का चुनाव होता है, लेकिन अधिकतम संख्या पूछी जाए कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में अधिकतम संख्या सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों टोटल 250 है यहाँ पे सीट, लेकिन चुनाव होती है कितना में? 245 में। तो सर बोलेंगे कि आप लोग बोलेंगे सर 5 गो सीट कहाँ चल गया, कौन खा गया 5 गो सीट? तो देखिए 5 गो सीट कोई खाया नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 5 गो सीट बच गया ना, 5 सीट कोई खाया नहीं। हम लोग जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। और जो POK वाला हिस्सा था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, तो वो तो भारत का हिस्सा है। तो उसको याद में रखने के लिए कोई भी अगर विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो वो पूछता है कि ये 5 सीट आप लोग क्यों खाली छोड़े हैं? तो हम लोग इसलिए खाली छोड़े हैं क्योंकि हम एक न एक दिन POK को लेकर रहेंगे और वो 5 सीट POK में हिस्सा में आता है, तो तब हम लोग इसको भरेंगे। ये कहने का मतलब है दोस्तों, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अधिकतम संख्या कितनी होती है तो 550, लेकिन चुनाव कितने में होता है? 233 में। लेकिन यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। उसमें से 245 में 12 को कौन मनोनीत करती है? राष्ट्रपति। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, जो भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 साल होनी चाहिए। 35 साल के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री, ये सब 35 साल के लिए होते हैं, ठीक है।
अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल। ठीक है, 30 साल होनी चाहिए। आप पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए, पागल या दिवाली नहीं होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, मतलब सरकारी गवर्नमेंट आपका जॉब नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट आप नहीं होने चाहिए। ये लाभ का पद होता है। कितना भी आप मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन जाइए दोस्तों, वो सब क्या है? लाभ का पद नहीं है, वो सब जनता का सेवक है। लेकिन अगर आप एक सरकारी नौकरी ले लिए तो वो लाभ का पद हो जाता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 30 वर्ष आयु होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अच्छे अच्छे सदस्यों को चुन करके भेजा जाता है, जो थोड़ा नॉलेजेबल पर्सन हो, जो ज्ञानी हो, सबको भेजा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? बूढ़ों का सदन बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? 30 वर्ष है इसलिए इसको बूढ़ों का सदन बोला जाता है, बूढ़ों का सदन। ठीक है, और अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति जाते हैं इसलिए इसको बोला जाता है शिक्षितों का सदन। तो दो चीज़ आप याद रख लीजिए। ठीक है, बूढ़ों का सदन और शिक्षितों का सदन किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा को बूढ़ों का या फिर शिक्षितों का सदन बोला जाता है। तो ये आपको राज्यसभा के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। राज्यसभा किसका भाग है और किसका अंग है? तो वो संसद का अंग है। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 545। तो अधिकतम संख्या पूछी जाए तो 550। 5 किसके लिए छोड़ा है? पीओके के लिए छोड़ा है। ये कभी विघटित नहीं हो सकता है दोस्तों, कभी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए इसको उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोला जाता है दोस्तों, और अस्थाई सदन बोला जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल वगैरह नहीं बैठता है, इसीलिए इसको द्वितीय सदन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता। इसके जो सांसद हैं दोस्तों, या तो इसके जो मेंबर हैं, इसके जो सदस्य हैं, उसकी कार्यकाल होता है इनका तो 6 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है दोस्तों। इसमें सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए दोस्तों? भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसको दोस्तों शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है और बूढ़ों का सदन कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, राष्ट्रपति कितने सदस्यों की मनोनीत करता है? 12 सदस्यों की। तो राज्यसभा के बारे में आपका ये समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दोस्तों लोकसभा के बारे में जानेंगे कि लोकसभा की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से सदस्यों को चुन करके भेजते हैं, कौन सा सदन बोला जाता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है दोस्तों, आर्टिकल 81 में है लोकसभा की चर्चा। लोकसभा में टोटल कितने सीट है दोस्तों? 545 सीट हैं। ठीक है, 545 में चुनाव कितने में होता है दोस्तों? चुनाव निर्वाचन कितने लोगों का होता है? 543 का। 545 में दोस्तों निर्वाचन कितना का होता है? 543 का। ठीक है, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करती है, राष्ट्रपति मनोनीत करती है। इसकी टोटल संख्या अगर बोलेंगे कि अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इसमें भी 550 होती है अधिकतम संख्या। इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी होती है? 550, अधिकतम 550। लेकिन चुनाव होती है दोस्तों कितना, मतलब सदस्य अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 545। तो बोलेंगे कि 5 सदस्य को कौन खा गया? तो यही पीओके वाला हिस्सा इसमें भी है दोस्तों, पीओके वाला सिस्टम इसमें भी है। 5 सीटें पीओके के लिए छोड़ी गई है। ठीक है, देखिए लोकसभा है दोस्तों, इसका विघटन 5 साल के अंदर हो सकता है, सरकार गिर सकती है। अगर बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो सरकार गिर गई। मान लीजिए कोई एमपी, बहुत सारे इसके एमपी के हो गए, रिजाइन मार दिए, तो भी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, बहुमत के लिए कितने आंकड़े होने चाहिए दोस्तों? 271। ठीक है, 273 होनी चाहिए। ठीक है, 273 होनी चाहिए। क्या यहाँ पे 273 बहुमत के सिद्ध के लिए, सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की आवश्यकता होती है। 545 में से 273 एमपी जिसके हैं वो उसकी सरकार बनेगी दोस्तों, प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी का बनेगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, विघटित होने का डर रहता है, ये सरकार गिरने का रहता है, टूटफूट होने का डर रहता है, एक विधायक दूसरे इधर से उधर चला जाता है तो सरकार गिर जाती है, तो ये विघटित होने का डर रहता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, अस्थायी सदन बोला जाता है। अस्थायी सदन बोला जाता है या फिर निम्न सदन बोला जाता है, अस्थायी या फिर निम्न सदन बोला जाता है। लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता है दोस्तों, जितने भी प्रधानमंत्री है, जो भी प्रधानमंत्री बनता है, जो भी उसके मंत्रिमंडल है, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, सब कहाँ पे बैठते हैं, यहीं पे लोकसभा में बैठते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रथम सदन बोला जाता है। ठीक है, प्रथम सदन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वगैरह सब बैठते हैं, इसलिए प्रथम सदन बोला जाता है। देखिए इसके जो भी मेंबर होते हैं, जो भी एमपीज होते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
संसद होते हैं उसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, उस सबको वोट दे के चुनती है कि हम इस प्रतिनिधित्व को चुन रहे हैं अपना क्षेत्र के लिए। तो प्रत्यक्ष रूप से इस सब का चुनाव होता है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष सदन बोला जाता है, प्रत्यक्ष सदन। ठीक है। क्या दोस्तों एक आदमी 2 लोकसभा सीटों से लड़ सकता है, 2 जगह से खड़ा हो सकता है? हाँ, खड़ा हो सकता है। ठीक है। एक व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। देखिए नरेंद्र मोदी जब शुरुआत में प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक गुजरात से भी लड़े थे और यहाँ पे एक बनारस से लड़े थे, वाराणसी से। ठीक है। राहुल गांधी भी लड़े थे दोस्तों 2 जगह से, एक अमेठी से और दूसरा वायनाड से। वायनाड कहाँ पे है? केरल में है। दोनों जगह जीत गए। देखिए दोनों जगह जब भी कोई जीत जाता है तो उसको एक जगह से त्यागपत्र देना होता है और 6 महीना के भीतर वहाँ पे चुनाव कराना होता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोग को, कि समझ जाना है कि अगर एक व्यक्ति है तो 2 लोकसभा सीटों से खड़ा हो सकता है। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अस्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि ये विघटित हो सकता है, 5 साल के अंदर कभी भी सरकार गिर सकती है। अस्थायी सदन बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है, वैल्यू नहीं इसलिए निम्न सदन बोला जाता है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री वगैरह सब कुछ बैठते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। इसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? तो ये भी भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? युवाओं का। ठीक है। युवाओं का सदन बोला जाता है, युवाओं का सदन। ठीक है। 25 साल है इसीलिए वो युवाओं का सदन, वो 30 साल था इसीलिए बूढ़ाओं का सदन। ठीक है। बूढ़ों का सदन। तो ऐसा नहीं कि 30 साल में आदमी बूढ़ा जाता है, 25 साल में पूरा जवान रहता है। 30 साल में जवान, वो कहने का मतलब है दोस्तों। ठीक है। वहाँ शिक्षित आदमी को, इंटेलेक्चुअल लोग को भेजा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों ये सब का सबसे शुरू में ही इन लोग का नाम लोकसभा और राज्यसभा नहीं था। देखिए राज्यसभा में सबसे पहले बैठक कब हुई थी दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है। राज्यसभा में सबसे पहले बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 में। इस समय इसको कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेकिन 1954 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया। ये भी शुरुआत में पूछा जाता है कि जब शुरुआती में बैठक हुई थी संसद में तो राज्यसभा को क्या कहा जाता था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। और यही शुरुआती बैठक में 3 अप्रैल को ही जब लोकसभा की बैठक हुई थी दोस्तों, उस समय लोकसभा को क्या कहा जाता था? हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था, क्योंकि जनता द्वारा, यहाँ के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुन करके जाते थे, इसलिए हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था। ठीक है। हाउस ऑफ पीपुल। इसको भी 1954 में इसको क्या बोल दिया गया? लोकसभा। ठीक है। लोकसभा। तो यह दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप लोग को रिकॉल करवा देते हैं, कैसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा के चर्चा अनुच्छेद 81 में है। इसमें कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 245 होती है। 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। लेकिन अधिकतम संख्या की बात की जाए तो दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है पीओके मिला करके? तो 250। और लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये 552। इससे पहले मैंने दोस्तों 550 बता दिया था, उसको आप सुधार लीजिएगा, 552 उसको कर लीजिएगा। 552 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन ये 5 साल के अंदर भंग हो जाएगा। इसकी चुनाव, ये अस्थाई सदन होता है दोस्तों, उच्च सदन होता है। ये अस्थाई और निम्न होता है। इसकी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होती है दोस्तों, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं, इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, इसीलिए इसको युवाओं, बूढ़ों का सदन कहा जाता है और शिक्षितों का सदन कहा जाता है। इसमें आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए, इसीलिए इसको युवाओं का सदन कहा जाता है। तो इसी तरह आप एक बार इसको नक्शा को बना करके 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सभापति और उपसभापति होते हैं दोस्तों। राज्यसभा में इसका अधिकारी कौन होता है? सभापति और उपसभापति। और लोकसभा में अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो ये आपको दोस्तों संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं भी हुआ तो दोस्तों एक बार दोबारा देख लीजिए, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। और उसको इस तरह से सिंपल सा बना के एक बार प्रैक्टिस करिए, आप लोग को याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।